मॉर्निंग सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हम जो है एनसीईआरटी की जो पुस्तक है अभी फ़िलहाल जो है हम ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है उसका वीडियो लेके आ रहे हैं। तो अभी हमने क्लास 6 और 7 का जो है पूरा वीडियो जो है हमने बना दिया, यानी लाइन बाय लाइन जैसे किताब में आपको एनसीईआरटी के किताब में आपको जो दिया हुआ है वैसे हमने लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दिया है। और साथ ही क्लास 6 के जो पूरे बुक का एक वीडियो बना दिया है और क्लास 7 के भी पूरे बुक का एक वीडियो बना दिया है। यानी ज्योग्राफी को जो क्लास 6 की जो पुस्तक है उसका जो है हमने पूरे चैप्टर का जो है जितना चैप्टर है उसमें सभी चैप्टरों को एक वीडियो में बना दिया है। और क्लास 7 का भी जो जितने चैप्टर है उसका भी हमने एक वीडियो में बना दिया। अगर आपको लंबा वीडियो नहीं देखना है तो क्लास 6 के जो चैप्टर वाइज भी हमने 1 2 3 4 5 6 जितने चैप्टर है उसका वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। और 7 का भी वैसे ही 1 2 3 4 5 6 करके हमने जितना चैप्टर है क्लास 7 के ज्योग्राफी में उसका जो है हम सारा वीडियो जो है आप लोगों को अपलोड कर दिया हूँ। तो जो नए बच्चे हैं जो पहली बार हमसे जुड़े हैं तो वो उनसे आग्रह है कि आप लोग जो है हमारे इस मुहिम में एनसीईआरटी बुक ख़त्म करने में हमारा जो है सहयोग करें। हम जो है क्लास 6 से लेके 12 तक के जितने भी सारे एनसीईआरटी के पुस्तक हैं जो आर्ट्स के जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद साइंस के जो है किताब है उसको जो है हम ख़त्म करेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको चैप्टर वाइज आपको वीडियो अपलोड कराते हैं, फिर हम जो है आपको एक फुल वीडियो लेके आते हैं। तो फुल वीडियो क्या होता है कि थोड़ा लंबा हो जाता है, आप लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए आप लोग क्या करिए कि जब समय मिले तो चैप्टर वाइज ही वीडियो देखा करिए, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आप एक चैप्टर जो है 25-30 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो उसी कड़ी में हम जो है आज जो है आप लोगों के लिए क्लास 8 का जो है ज्योग्राफी का ही लेके आए हैं और पहला चैप्टर आज लेके आए हैं। पहले चैप्टर का नाम है आपको संसाधन। तो चलिए देखते हैं कि इस पुस्तक में एनसीईआरटी की जो नई सिलेबस आई है उसमें संसाधन के बारे में क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि आपके यहाँ पे कहानी दिया हुआ है कि मोना और राजू अपने घर साफ करने में क्या कर रही है कि अम्मा की मदद कर रही है। इन सभी चीज़ों को देखो तो जो कपड़े आपको दिख रहा है, बर्तन दिखेगा, अनाज दिखेगा, कंघा दिखेगा, शहद की जो है बोतल दिखेंगे, किताबें दिखेंगे, इनमें से प्रत्येक क्या है एक कहीं न कहीं इसका हम लोग उपयोग करते हैं। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। क्या कहता है कि अगर हम उपयोग करते हैं इसलिए क्या है ये महत्वपूर्ण है, उपयोग है, इसको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ हो गया उपयोग और दूसरा चीज़ हो गया कि महत्वपूर्ण है। तो मोना ने कहा कि इसलिए ये क्या है महत्वपूर्ण है। इसीलिए अम्मा ने क्या कहा कि ये संसाधन है, जो उपयोगी हो और क्या हो महत्वपूर्ण भी हो वो क्या कहलाता है आपको संसाधन कहलाता है, याद रखिएगा। अब संसाधन क्या है, अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन कहलाता है। तो संसाधन क्या है ये आपको एक क्वेश्चन हो गया। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह एक प्रकार का क्या है संसाधन है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद आप अपने चारों ओर निरीक्षण करिए, देखिए आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में बहुत सक्षम हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी। प्यास लगने पर जो जल आप पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए जिसका आप रिक्शा का उपयोग करते हैं, पाठ्य जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या चीज़ें हैं एक प्रकार की क्या है संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वो भी एक प्रकार का क्या है संसाधन है। चलिए आगे चलते हैं। संसाधन उसके बाद क्या है कि जो जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, तो उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा क्या है किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। अगर हम उसका उपयोग करते हैं इसलिए क्या है वो उपयोगी है, अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा अनुपयोगी हो जाएगा। एक वस्तु अथवा पदार्थ की जो उपयोगिता अथवा जो प्रयोज्यता होता है उसे ही हम लोग संसाधन क्या करते हैं बनाते हैं। किसी वस्तु का अगर उपयोगिता है या प्रयोज्यता है
तो उसे ही क्या, उस वस्तु को क्या करती है, संसाधन बनाती है। राजू जो है अब एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा है। कोई भी वस्तु वो जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई क्या हो, मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्यवान प्रदान करते हैं और सभी मूल्य संसाधन जो है मूल्यवान होते हैं। और जितने सारे अगर कोई चीज़ जिसकी प्रयोग या उपयोगिता अगर उसे मूल्य प्रदान करता है तो वैसे सभी संसाधन क्या कहलाएंगे, मूल्यवान कहलाते हैं, अम्मा ने कहा। ठीक है, अब हम मूल्य का अर्थ समझते हैं। तो मूल्य का क्या अर्थ होता है, अगर किसी चीज़ का महत्व है तो वही उसका मूल्य है। अकॉर्डिंग टू उस वस्तु का क्या महत्व है, जितनी महत्व होगी मूल्य भी उसी प्रकार होगा। जैसे कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य भी होता है, मतलब पैसे के तौर पे मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातु का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। अगर मान लीजिए अगर कोई चीज़ आप खरीदते हैं, सोना चांदी हीरा, अगर कुछ भी सामान खरीदने वाला होता है तो उसका क्या होता है, एक आर्थिक मूल्य होता है कि इतना रुपया दीजिए आपको मिल जाएगा। लेकिन कोई दृश्य, भूदृश्य, जैसे आप घूमने के लिए जम्मू कश्मीर जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, गोवा जाते हैं, ऐसा दृश्य जो आपको देखने के लिए दिया जाता है, तो उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता, यानी एग्जैक्ट प्राइस क्या होगा वो उसका कोई निर्धारण नहीं है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। एकदम सही में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और मनुष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक मूल्यवान भी हो सकते हैं। इसकी आप जैसे कि आपके दादी के अगर घरेलू नुस्खे आज वाणिज्यिक मूल्य नहीं ले, मान लीजिए पुराने ज़माने में आपके दादी जो है किसी नुस्खा से अगर कोई दर्द ठीक कर देता था तो उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं था। लेकिन अगर आप उस चीज़ का पेटेंट करवा लेते हैं, कंपनी से आप पेटेंट लाइसेंस लेते हैं, अगर आप उसको फिर मेडिकल फॉर्म में बेचते हैं, दवाई दुकान पे बेचते हैं, तब क्या हो जाता है, वो एक आर्थिक रूप में क्या हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है। जैसे शब्दावली में एक शब्द आता है प्रौद्योगिकी, क्या है, तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग होता है उसे ही हम लोग प्रौद्योगिकी कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे समय और प्रौद्योगिकी जो है दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। सबसे बड़ा संसाधन कौन है, मनुष्य है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज से ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज व आविष्कार होते हैं। सही बात है, अगर आप किसी एक चीज़ का खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं, तो उससे बहुत सारे चीज़ों का और खोज होता है, निर्माण होता है। तो प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति आ गई। अगर आग की खोज हुई तो उसके बाद उसका यूज़ क्या चीज़ में, खाना पकाने में होने लगा और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन भी होने लगा। जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हो गया। अगर पहिए का निर्माण हुआ उससे परिवहन का जो है क्या हुआ, निर्माण हो गया। जल विद्युत बनाने वाले प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से क्या किया, उन्होंने ऊर्जा उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। जो प्रौद्योगिकी नई तकनीकी जो आई उससे क्या हुआ कि जो जल विद्युत बनाने की जो प्रक्रिया कैसे हुआ, तो जो बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करने लगा, उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया गया। कहता है मैं एक महत्वपूर्ण संसाधन हूँ, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। ठीक है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि संसाधनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सिंपल सा बात है कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होंगे और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाएंगे, ऐसे संसाधन को
प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको वायु दिख गया जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल हो गया, मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है जो हम लोगों को फ्री में गिफ्ट मिला है और सीधे ही उपयोग में हम लोग ला सकते हैं। कुछ परिस्थिति में जो प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और न्यू प्रौद्योगिकी की आवश्यकता भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें हमें सरकार की तरफ से निःशुल्क भी मिलती है और कुछ चीज़ों को हमें औजार और न्यू टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी की आवश्यकता भी पड़ती है। अब ये जो प्रौद्योगिकी है, ये प्राकृतिक संसाधन है, इसके कितने भाग हैं? तो ये भी आपको दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया नवीकरणीय और दूसरा हो गया अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया। नवीकरणीय संसाधन कौन हो गया? नाम से ही स्पष्ट है, वे संसाधन जो शीघ्रता से क्या हो, नवीकृत हो जाए। नवीकरणीय जिसको नया कर सकते हैं, नवीकरणीय अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है यानी बहुत सारे और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे सौर और पवन ऊर्जा क्या है, एक असीमित भंडार है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नवीकरणीय संसाधन है जैसे आपको जल है, मृदा है, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को भी प्रभावित कर सकता है। और जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। जल क्या, एक असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। उसी तरह अनवीकरणीय जिसको हम नया नहीं कर सकते, मिस नहीं, नवीकरणीय मिस नया, करणीय मतलब कर सकते हैं। वे संसाधन जिसका भंडार एकदम सीमित है, जिसको हम लोग भंडारण भी सीमित है और उसे नया भी नहीं कर सकते। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत होने या पुनः पूरित होने में क्या होता है कि हजारों वर्ष क्या हो जाए, लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन के रूप में रखा जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। कह रहे कि इस प्रकार के संसाधन और नवीकरणीय कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, आपको पेट्रोलियम हो गया, वह प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण क्या है, असमान है। आइए हम लोग शब्दावली देखते हैं। संसाधन का क्या है, भंडार। यह उपयोग के लिए संसाधनों की उपलब्ध एक मात्रा है। उसके बाद हम बात करेंगे मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं, जब उसका मूल रूप से बदल जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया था। तो कहने का मतलब है कि लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं माना गया था जब तक लोगों ने क्या किया, उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन ही है। कहते हैं कि इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर क्या कर दिया, हिलाया। अब मानव संसाधन क्या है, तो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का क्या हो, ज्ञान हो, कौशल हो और साथ ही प्रौद्योगिकी जो है उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के कारण
लोगों के कौशल में सुधार करना मानवीय संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि संसाधन संरक्षण क्या है। मोना ने जब एक बुरा सपना देखा, उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, वहाँ पर न ही छाया है और न ही कुछ खाने पीने के लिए है। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को अपने सपनों के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने कहा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते हैं और संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधन का हम संरक्षण कैसे करेंगे? तो सिंपल सा बात है कि उसका यूज जो है हम सफलतापूर्वक उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? सफलतापूर्वक उपयोग करेंगे और उन्हें नया यानी नवीनकरणीय होने के लिए समय देंगे। तो इस प्रकार उसका उपयोग करेंगे कि धीरे धीरे क्या हो, वह नया भी हो और हम उसको उपयोग भी करते रहें। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलित बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब ये जो सतत पोषणीय विकास क्या है? तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, अर्थवस्त्रों और तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए थे। चलिए ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे हम लोग देखते हैं, शब्दावली में सतत पोषणीय शब्द जो है दिया हुआ है। तो सतत पोषणीय शब्द का अर्थ होता है कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती रहे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। चलिए इसमें कहानी दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत जो है, कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो यहाँ पे जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल होना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को क्या होना चाहिए? बढ़ावा होना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को क्या करना? कम करना। उसके बाद है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल को करने के योग्य बनाना। ये सब सारे चीज़ें आप लोगों को दिया हुआ है। उसके बाद ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इस चैप्टर में इतना ही सब कुछ था। तो जो भी अभी पूरा वीडियो देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप जो है इन 3 क्वेश्चनों को जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।